नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 खबरों में आज बात करेंगे सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कौन किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ऋषिकेश के होटल ताज की, जहां पर 76 कोरोना के मामले कुछ दिनों में सामने आए, जिसके बाद इस होटल को फिलहाल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा कोरोना पर ही बात करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले पिछले 24 घंटों में कितने आए और उससे पहले दिन कितने थे और कितनी चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस पर ही देश भर का अपडेट भी आपको देंगे। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा टॉप 5 में बात करेंगे हर्षोल्लास के साथ होली देश भर में मनाई गई है, किस किस तरह से मनाई गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार। बीजेपी से महेश जीना तो कांग्रेस से गंगा पंचोली चुनावी मैदान में। ऋषिकेश के होटल ताज में सामने आए कोरोना के 76 मामले। प्रशासन ने होटल को 3 दिन के लिए किया बंद। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में सामने आए 109 कोरोना के मामले। 1 लाख के करीब पहुंचे कुल केस। 1700 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। देश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा मामले आए सामने। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। कोरोना के चलते कई जगहों पर दिखी सावधानी। पुलिस प्रशासन रहा सतर्क। तो टॉप 5 में आज की पहली खबर में आज हम बात कर लेते हैं सल्ट उपचुनाव की। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। यहां पर जो पहले बीजेपी के विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद से ही ये सीट खाली चल रही थी। एक लंबी अटकलें चलती रही, एक लंबा इंतजार चलता रहा कि आखिर सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस किस किस को चुनावी मैदान में उतारेगी। बीजेपी की तरफ से एक तरफ जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो कयास भी अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रत्याशी की। बीजेपी ने सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में महेश जीना को अपना प्रत्याशी बनाया है। महेश जीना सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं और उनको बीजेपी ने सल्ट विधानसभा के इस उपचुनाव में टिकट दिया है। तो सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक लंबी कसरत की, काफी दौर की बातचीत चली, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, वरिष्ठ नेता हो या फिर पार्टी हाईकमान हो। इन सबसे राय मशवरा करने के बाद अंततः सल्ट से नाम फाइनल हुआ है महेश जीना का। तो महेश जीना सल्ट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के उम्मीदवार के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कांग्रेस की तरफ से सल्ट उपचुनाव में मैदान में होंगी गंगा पंचोली। गंगा पंचोली इससे पहले भी 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी। उस वक्त भी उन्होंने कड़ी फाइट देते हुए सुरेंद्र सिंह जीना को उन्होंने उस वक्त भी कड़ी फाइट दी थी और बहुत ही कम एक मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। और एक बार फिर से गंगा पंचोली पर ही कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। अब ये चुनाव महेश जीना वर्सेस गंगा पंचोली, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा चुका है। तो बात करें अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो सल्ट में 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह जीना ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी के थे। कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली उस वक्त भी चुनावी मैदान में थी और गंगा पंचोली हारी थी मात्र 2900 वोटों से। आपको उस वक्त का गणित बता देते हैं क्या उस वक्त था। सल्ट विधानसभा चुनाव 2017 की स्थिति अगर हम देखें तो 43,083 वोट पड़े थे। इनमें जो सुरेंद्र जीना है उनको 21,581 वोट पड़े थे, जबकि गंगा पंचोली को 18,677 वोट पड़े थे। हार जीत का अंतर इस सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में 2904 का रहा था और नोटा को 812 वोट पड़े थे। तो यानी कि जो कम मार्जिन से गंगा पंचोली उस वक्त हारी थी, उसी को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि सल्ट का इस संग्राम आखिर कौन जीतता है। तो चलिए अब बात कोरोना वायरस की। ऋषिकेश में बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग पर होटल ताज स्थित है। इस होटल में कोरोना के 76 मामले सामने आए हैं और 76 मामले सामने आने के बाद इस होटल को फिलहाल 3 दिन तक के लिए प्रशासन की तरफ से एहतियातन बंद कर दिया है। इस होटल में तमाम तरह की जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं, ऑफलाइन बुकिंग्स होती हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। 76 मामले सामने आने के बाद प्रशासन यहां पर सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जब इस होटल से कुछ कर्मचारियों के सैंपल टेस्टिंग के लिए गए थे तो उनमें से 25 जो पॉजिटिव कर्मचारी थे वो मिले थे, जिसके बाद और यहां पर टेस्टिंग बढ़ाई गई। अंततः जो आंकड़ा सामने आया, एक ही होटल से 76 कोरोना
कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस बात को लेकर प्रशासन ने भी चिंता जताई है और फिलहाल एहतियातन 3 दिनों तक इस होटल में ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग को बंद कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इन 3 दिनों में इस होटल को पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के चलते होटल बंद रहेगा। लेकिन जो कोरोना के मामले यहां पर बढ़े हैं वो वाकई में चिंता भी जताते हैं कि आखिर एक होटल में इतने जब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो फिर पूरे प्रदेश की, पूरे शहर की स्थिति क्या होगी। आपको यह भी बता दें कि यह बताया जा रहा है कि जो यहां के कर्मचारी हैं इस होटल के, वही अधिकतम पॉजिटिव हैं, जो 76 का आंकड़ा वहां से सामने आया है। और इसी को देखते हुए होटल को सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन ने इस होटल में 3 दिनों तक इस होटल को बंद रखने का फैसला लिया है। तो टिहरी एसएसपी तृप्ति भट्ट के मुताबिक इस होटल को सैनिटाइज करने के लिए फिलहाल 3 दिनों तक बंद रखा जाएगा और जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं उनको देखते हुए जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग का काम भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बात अब उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 109 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इन 109 नए मामलों के साथ ही जो संख्या कुल केस की हो चुकी है 99,990, यानी कि 1 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आज ये आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा, जिस हिसाब से कोरोना के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। अगर मरने वालों की हम बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के चलते 1724 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि ठीक होने वाले 95,065 लोग हैं। पिछले 24 घंटों में 40 लोग ठीक भी हुए हैं, ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक दिन और पहले की, यानी कि कल तो होली के दिन 109 मामले सामने आए थे, उसके पहले की दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन एक बम्पर विस्फोट उत्तराखंड में कोरोना वायरस का देखने को मिला था। 28 मार्च के दिन जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक उत्तराखंड में 366 नए मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि यह संख्या काफी बड़ी है। ये संख्या 366 की इतनी बड़ी है कि इस साल इतने मामले अभी तक सामने नहीं आए थे, यानी कि यह कहा जा सकता है कि तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है उत्तराखंड में। और अब होली क्योंकि त्योहार मनाया जा चुका है, इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि कितने और मामले अब आने वाले 1-2 दिन में सामने आते हैं। और जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार 2 ऐसे जिले हैं जहां पर तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। सबसे बड़े नंबर्स यहां पर आ रहे हैं। अब इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि होली के लिए और तमाम त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, ठीक अब उसी तरह से जो लोग बाहर से आएंगे, बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, बॉर्डर जो उत्तराखंड का है, वहां पर भी चेकिंग का अभियान और तेजी के साथ किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ट्रेसिंग की जाए और ट्रैकिंग की जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर में देश में कोरोना वायरस की क्या रफ्तार है। पिछले कुछ दिनों से देश में भी कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जो अब एक्टिव केस हैं वो अब चिंता बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि तेजी के साथ एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है महाराष्ट्र में और दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंता भी जता रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब महाराष्ट्र में देखने को मिली। महाराष्ट्र के जो तमाम शहर हैं, चाहे वो पुणे हो, नागपुर हो, मुंबई हो, इन शहरों में स्थिति इतनी खराब है कि सुबह में संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और लॉकडाउन का अंदेशा भी महाराष्ट्र में जताया जा रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या महाराष्ट्र में कहीं लॉकडाउन आने वाले दिनों में देखने को न मिले। मुंबई के तमाम इलाकों में नाइट कर्फ्यू देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के बाद स्थिति सुनी सुनी सी नजर आई। होली के मौके पर भी महाराष्ट्र में यही स्थिति नजर आई कई जगहों पर, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में तो होली खेलना और पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से होली खेलना पूरी तरह से बंद था। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं, यानी कि जो बेड हैं आइसोलेशन बेड वो भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कितने डरावने वाले ये आंकड़े हैं। सोमवार को 31,643 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए और 102 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में सोमवार को हुई है। मुंबई में भी कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़े हैं। सोमवार को अकेले मुंबई में 5,890 केस सामने आए और 12 लोगों ने मुंबई में अपनी जान गंवाई। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सोमवार को दिल्ली में 1,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में इससे पहले की अगर बात करें तो पिछले साल 13 दिसंबर को ही 1,984 संक्रमित मामले सामने आए थे, जो कि इस बार जो सामने आए हैं वो 106 दिनों में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में भी सामने आए हैं। ऐसे में अब इन तमाम जगहों पर सरकारें और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। सख्ती काफी हद तक देखने को आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो चलिए आखिरी खबर में बात कर लेते हैं होली की। पिछले 2 दिनों से 3-4 दिनों से देश भर में तमाम जगहों पर होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
पिछले दिन होली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी होली बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ और सावधानी पूर्वक मनाई होगी। लेकिन इस बार की होली में खास बात यह रही कि कोरोना गाइडलाइंस के चलते कई राज्यों में सख्ती भी देखने को मिली, तो कई राज्यों ने सतर्कता भी दिखाई। ऐसे में तस्वीरें जो देश भर से सामने आई, कई जगहों पर तो लोगों ने भी सतर्कता दिखाई, लेकिन कई जगहों पर लोग ऐसे ही होली खेलते हुए नजर आए बिना गाइडलाइन के पालन किए। ऐसे में कई जगहों पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर हुड़दंग की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन बहरहाल पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो सादगी के साथ और सामान्य तरीके से होली लोगों ने खेली। और होली के दिन पुलिस प्रशासन देश भर में जगह जगह पर अलर्ट भी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े थे उससे यह अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं कोई संक्रमण तेजी से न फैले। इसको देखते हुए सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई थी। देहरादून और उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी सादगी के साथ लोगों ने होली खेली। जैसी तस्वीरें पिछले कुछ सालों में देखने को मिलती थी वैसी तस्वीरें हालांकि देखने को नहीं मिली। लेकिन जो होली दहन का कार्यक्रम है वो भी लिमिटेड लोगों के साथ कई जगहों पर आयोजित किया गया। और इसके अलावा जो होली मिलन समारोह अंतिम दिनों में कई जगहों पर लिमिटेड रूप से आयोजन देखने को मिला, तो कई जगहों पर लोग नियमों का पालन नहीं करते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में आवश्यकता यह है कि आने वाले भी जो त्यौहार हैं उन त्यौहारों में भी आप सुरक्षित तरीके से उन त्यौहारों को मनाएं, क्योंकि कोविड-19 के केस देश भर में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं ये पिछली 2 खबरों में हम आपको बता चुके। तो यदि अभी तक की टॉप 5 खबरें, ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और आप जुड़िए ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और वेबसाइट पर भी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।